तो वहीं इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी। अशोक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। तो देखिए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई लोकसभा चुनाव के नतीजों में, देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने 2019 के मुकाबले 2024 में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां 5 सीटों पर सिमटी थी। अब 37 सीटों पर जीत, बढ़त जो है वो समाजवादी पार्टी को हासिल हुई है। क्या कुछ कहा जाए इस स्थिति पर? हेलो हेलो जी अशोक जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई लोकसभा चुनाव के नतीजों में, साफ तौर पर देखा गया कि जहां 2019 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी प्रदेश में, यूपी की अगर बात की जाए, तो वहीं इस बार देखा जा रहा है कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के इस अचीवमेंट पर? जी 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 सर्वप्रथम हम उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता का, सभी जनता का, पूरे चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश, सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने हमें समर्थन दिया और हमें इतनी कामयाबी दी। और यही नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार का अहंकार तोड़ा है, मोदी सरकार को बैसाखियों पर आगे खड़ा कर दिया है। आज मोदी सरकार 240 पर सिमट गई है और ये उत्तर प्रदेश का ही नतीजा है, उत्तर प्रदेश के ही रिजल्ट है कि आज उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के आधार पर मोदी सरकार 240 पे आ गई। और मोदी सरकार को ये मानना पड़ा है कि उसे झुकना पड़ेगा, जनता के आगे उसका अहंकार नहीं चला, जनता ने उसका अहंकार तोड़ दिया और उत्तर प्रदेश हमेशा जागरूक रहा है। इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश से ही रास्ता तय होता है दिल्ली का, और उत्तर प्रदेश ने दिल्ली का रास्ता दिखा दिया मोदी जी को। आज मोदी जी सरकार जरूर कहा जा रहे हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो डिपेंडेंट है। आज उन्हें उस तरह सरकार चलानी है जिसका उनको अनुभव नहीं है, कभी अनुभव नहीं है। 14 में ही पूर्ण मोहम्मद खान का वोट प्रतिशत भले ही घटा हो, लेकिन केंद्र की जो कुर्सी है वो एक बार फिर से एनडीए के ही नाम हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे? वही मैं कह रहा हूं कि अहंकार का नाश हुआ है। 240 पर एनडीए के घटक दलों के समर्थन पर सरकार है, बैसाखियों पर टिकी सरकार है। आज उनको एक एक चीज का निराकरण करना पड़ेगा, एक एक चीज समझना पड़ेगा, अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं आज वो। आज उनकी सरकार तब चलेगी जब वो सबको समझा बुझा के चला पाएंगे, और ये कला मोदी जी में है नहीं। मोदी जी में एरोगेंस है, मोदी जी में तानाशाही का रवैया रहता है, मोदी जी की कार्यशैली अलग तरह की है। तो इससे मैं कह रहा हूं कि इनके लिए अग्नि परीक्षा है, और 2 ही 3 महीने में 4 महीने में इनकी सरकार गिर जाएगी, ये चला नहीं पाएंगे सरकार को। सरकार को चलाने की क्षमता इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर अहंकार है, और अहंकार का नाश किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश ने इनको औकात दिखाई है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश सर्वांगीण तरीके से इनको विकास के रास्ते पर जो नहीं चल रहे थे, जो मनमानी कर रहे थे, पूंजीपतियों कर्जा माफ कर रहे थे, किसानों कर्जा नहीं माफ कर रहे थे, किसानों को रौंदा था, कुचला था किसानों को, उसका बदला लिया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने इनको औकात दिखाई है, उत्तर प्रदेश ने इनको दिखा दिया है कि आज इनको सही रास्ते चलना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। जनता के आगे इनको तने हुए रहते, जनता की बातें माननी। जैसा कि देखिए, आपने कहा कि बैसाखियों पर बनी सरकार है बीजेपी की, जो एनडीए इस बार सरकार बनी है, लेकिन अगर ऐसे में अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो ऐसे में तो फिर कई बैसाखियां इंडिया गठबंधन के साथ भी जुड़ी है, क्योंकि कई सारे दलों के साथ मिलकर बड़ी मजबूती के साथ इस बार विपक्ष संसद में रहेगा, काफी मजबूती के साथ इस बार विपक्ष मुखर होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में महा इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहा जाएगा? इंडिया गठबंधन की सरकार तो मजबूत है ही है। इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएगी तो मजबूत बनाएगी। 37 सीटें तो अकेले हमारी हैं, कांग्रेस की सीटें हैं, और जो है इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो देश में भलाई, देश की भलाई चाहते हैं, देश में विकास चाहते हैं, देश में सद्भावना चाहते हैं, देश में अच्छा शासन चाहते हैं। वो लोग जनता की मांग पर एक हुए हैं। इंडिया गठबंधन के लोग जनता की बेहद मांग पर एक हुए हैं, और एक रहेंगे वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि 2 महीने की 4 महीने सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। ये सारी चीजें आगे आगे देखिए होता है क्या।
वहीं अशोक जी देखिए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, महा इंडिया गठबंधन जाहिर तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा परिणाम लेकर आया है, काफी ज्यादा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन ने हासिल की है। लेकिन बात की जाए आगामी चुनावों को लेकर, तो क्या लगता है क्या कुछ रणनीति इस बार समाजवादी पार्टी की, अन्य जो महा इंडिया गठबंधन में शामिल दल है, उनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? रणनीति स्पष्ट है। रणनीति जनता की सब भलाई, जनता में एकता, जनता का राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र में जो है किसानों की दशा अच्छी हो, नौजवानों का हित हो, भलाई हो, रोजगार मिले, हम इस पर ही अपना काम करेंगे। हम विपक्ष में बैठेंगे और इन मुद्दों को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे और सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। इस बार सरकार जिस तरह मनमानियां करती रही है, उस तरह मनमानी नहीं चलनी पाई सरकार की। किसानों की को एमएसपी की गारंटी हमने वादा किया था, उसके लिए हम मांग उठाएंगे। किसानों को एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए। इस बात को फिर दोबारा रखेंगे, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। इस बार विस्तृत तो चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं। अनीता जी देखिए, जिस तरह से इस बार के नतीजे सामने आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के, बीजेपी के लिए काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि जहां 2014-2019 की तुलना की जाए तो 2024 में बीजेपी उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्या लगता है क्या कुछ कारण रहे होंगे बीजेपी के इस पिछड़ने के पीछे? अनीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बताइए। टीवी 100 में आपका, जिस तरह से देखिए नतीजे सामने आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के, उसमें जाहिर तौर पर देखा गया है कि 2019 और 2014 के मुकाबले 2024 के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के लिए काफी चौंकाने वाले रहे हैं। कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जहां पर ये इस तरह के कयास लगाए जाते हैं कि बीजेपी उस सीट पर जीत सकती है, फिर चाहे अयोध्या की बात हो या अमेठी की बात हो। क्या लगता है बीजेपी के इस तरह से पिछड़ने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? नहीं, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं पिछड़ी है। गलत अफवाह विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस कारण से वो गलत अफवाह के कारण हम लोग कहीं न कहीं थोड़ा सा दिक्कत आई है जीत में 2-4 सीटें। लेकिन अगर ये कहिए तो आज ये ऐतिहासिक पल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वीकार किया है जनता ने, देश की जनता ने। लेकिन अनीता जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, या समूचे अगर बात की जाए महा इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो कहा यह जा रहा है कि इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है वो भी 2 बैसाखियों पर बनी है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पहली चीज मैडम सुन लीजिए, एनडीए की सरकार साथ मिलके चुनाव पहले से ही लड़े थे भाई, तो बैसाखी की बात कहाँ से आ गई? ये तो ऐसा तो था नहीं कि हम लोगों ने बीच में संपर्क किया, हम लोग मिल के चुनाव लड़े थे पहले से, तो बैसाखी का तो कोई औचित्य ही नहीं उठता भाई। और ये सब सारे दल मिल के चुनाव लड़े हैं। ये देखिए, अगर सारा विपक्ष एक हो जाए तो ये मान लीजिए कि चौकीदार ईमानदार है, ये सिद्ध करता है। बिल्कुल, आपकी इसी बात पर जवाब लेना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि जब विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझ लेना चाहिए राजा ईमानदार है, क्या कहेंगे इस बयान पर? अरे इनके जुमले क्या सुने हैं, इनकी हालत जनता ने करी है, जनता ने सबक सिखाया है और उत्तर प्रदेश ने सबक सिखाया है। जैसा कि अयोध्या में हारे, ये राम भक्त होते तो अयोध्या में कभी ना हारते, ये नकली राम भक्त थे इसलिए अयोध्या में हारे। और जो है ये अमेठी तो इतना बुरा हारे इसका कोई जवाब ही नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर से हारे अमेठी। अमेठी की बात आप कर रही थी, सवाल इस बात का है उत्तर प्रदेश ने इनको नाकों चने चबा दिए हैं। इस बार इनको छठी का दूध याद आ गया है, मोदी जी को भी। अशोक जी, अनीता जी का कहना है जी, अशोक जी, लेकिन अनीता जी का कहना है कि इस बार भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष द्वारा अफवाह उड़ाई जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करती रहे, हम उनको शुभकामना देंगे। इसी प्रकार से उनके अच्छे प्रदर्शन होते रहे और वो खुश रहे, अच्छी बात है, उनको पसंद होना चाहिए। अभी तो 240 पे आई है, आगे वो 100 पे आएंगी, आगे वो 90 पे आएंगी। हालत उनकी बिगड़ती जा रही है और वो खुश है, अच्छी बात है। अभी भी अहंकार न छोड़ें, अहंकार में ही रहें। अहंकार में जितना अधिक रहेंगी उतना अधिक उनका सर्वनाश होगा। जी।
अनीता जी क्या कहेंगी? जिस तरह से तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर देखा गया है कि बीजेपी जिस तरह से 2019 में चुनावी परिणाम लेकर आई थी, 2014 में चुनावी परिणाम लेकर आई थी। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी क्षेत्र की, जहां से वो सांसद चुने गए हैं, वहां से भी इस बार देखा गया है जो जीत का अंतर है वो काफी कम बताया जा रहा है। क्या लगता है इन घटते वोटों के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? कौन सी रणनीति में ऐसी कमी रह गई जो बीजेपी को इस तरह से पिछड़ते हुए देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल पिछड़ते हुए नहीं देखा जा रहा है। भोली भाली जनता को गलत तरीके से गुमराह करना और संविधान की बुक लेके घूमना, कहीं न कहीं जो भोली भाली जनता थी ये लोग गुमराह करने में कामयाब रहे। वहीं देखिए अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन समाजवादी देखिए पार्टी की अगर बात की जाए तो भले ही समाजवादी पार्टी या जो समूचे महा इंडिया गठबंधन की बात की जाए पूरी बड़ी ही मजबूती के साथ विपक्ष में आई है, लेकिन केंद्र की कुर्सी पर अभी भी बीजेपी है। क्या कहेंगे अशोक जी इस पर? जी, वो तो एक समय की बात है, कुछ समय की बात है, कुछ परिस्थितियों की बात है, और वो है अच्छी बात है। उस कसौटी पर देखा जाएगा कैसे खरी उतरती है। उसका भी एक प्रयोग हो रहा है, उसको भी एक तरह से जूझना पड़ रहा है, उसको भी ये अच्छा लग रहा है हमें। आज अहंकार नष्ट हो रहा है, आज हाथ जोड़ना पड़ रहा है सबके आगे, आज गिड़गिड़ाना पड़ रहा है मोदी जी को, ये हमें अच्छा लग रहा है। हमको अच्छा लगेगा ही लगेगा। अहंकार का नाश होना चाहिए। जनता ने उन्हें इसी तरह का मैंडेट दिया है कि वो हाथ जोड़े, विनम्र रहें और सीखे जिंदगी में कुछ। अकड़ उनकी खत्म हो जाए, ऐसा जनता चाहती है। जनता चाहती है, वो अच्छी बात है। हम जनता के मैंडेट को सिरोधार करते हैं और जो है जो भी परिस्थितियां हैं, जो चैलेंज है, उसको सामना करेंगे हम। और सवाल इस बात का है, अधिक दिन चलने वाली नहीं सरकार ये चला नहीं पाएंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न के लोग हैं, भांति के लोग हैं इसमें, एनडीए में इसमें, और भांति के लोग होने पर सरकार चलनी मुश्किल हो जाती है। जी वही अशोक जी देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, बीजेपी काफी माना जा रहा था, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे भी बयां कर रहे थे कि बीजेपी को इस बार बढ़त मिलेगी, और जाहिर तौर पर अयोध्या सीट जो थी वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो था काफी उस वक्त जोरों शोरों से उठाया जा रहा था। तो माना जा रहा है इस सीट पर बीजेपी को फायदा जरूर होगा। क्या लगता है क्या कुछ अयोध्या में हारने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं बीजेपी के? उसका कारण स्पष्ट है। देखिए वैष्णव जी, मोदी जी ने बहुत गिरावट भरी भाषा में अपनी बातें रखी। इनके निम्न स्तरीय बयानों की वजह से अयोध्या हारी है और पूरा उत्तर प्रदेश हारा है। इनका निम्न स्तरीय बयान, इनका अहंकार युक्त जीवन, इनका दम्भ युक्त शैली, अकेले जनपद जिस तरीके से सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ी थी, अलग से चुनाव राज्य में गठबंधन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग हर जगह से चुनाव जीते हैं। सीटें कम हुई है, उसके लिए आगे मेहनत होगी और इस बार 80 की 80 आएंगी। उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करता है। और सवाल इस बात का है, मोदी जी ने जिस तरह से कहा था कि राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अरे भैया, उत्तर प्रदेश वासी, देशवासी, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन प्रेमी जनता ये इसके रहते हैं, और मुस्लिम भाई भी भाईचारा रखने वाले, देश की एकता अखंडता में शामिल होने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है उत्तर यहाँ देश के अंदर। ऐसी हालत में सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सब मानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय को नहीं मानता है। ऐसी हालत में सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर बना है मंदिर को कोई कोना दिखाएगा, मंदिर को कुछ छीनेगा नहीं। हमारे मुस्लिम भाई आगे बढ़ के आ जाएंगे, तो मंदिर को छूने नहीं देंगे। ये हालत है देश की। ऐसी हालत में ऐसा गिरा हुआ बयान, डराते हो क्या? डराते हो देश को? तुम ही अकेले जो है हर चीज करते हो क्या? तुमने ही राम मंदिर बनवा दिया है क्या? आज राम मंदिर देश की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बना है, और ये देश की जनता जानती है। देश की जनता ने इनके निम्न स्तरीय बयानों की वजह से, इनकी दम्भयुक्त शैली की वजह से, इनकी जन विरोधी शैली की वजह से, किसानों पर अत्याचार करने के लिए, नौजवानों का हक मारने के लिए, आयशा का हक मारने के लिए इनको औकात दिखाई है। और उत्तर प्रदेश में असली राम भक्त हम हैं, समाजवादी पार्टी असली राम भक्त है, इसलिए अयोध्या में इनको जिताया। यहाँ पर राम भक्त होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आप क्या कहेंगी? अयोध्या में जिस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को, क्या कहेंगी इस पर? मेरा कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ इतना कहना है, आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए
तो वहां पर कोई भी लड़ेगा, जमानत जब्त हो जाएगी विपक्षियों की। और वहां की जनता जो ये लोगों ने गुमराह किया, अब रो रही है कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। भाई आज की डेट में चुनाव करवा के देख लीजिए, किसी की जमानत नहीं बचेगी। वही देखिए अनीता जी, अगर बात की जाए क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से, नतीजे सबके सामने हैं, किसी से छिपे नहीं हैं, तो पूर्ण बहुमत जो है वो बीजेपी को भी नहीं मिला है। तो ऐसे में सवाल जो है वो लगातार इसी पे ही उठ रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था 400 पार होने का, बीजेपी उस नारे पर खरी नहीं उतरी है, बीजेपी पूर्ण बहुमत भी नहीं हासिल कर पाई है। तो इसी के ही लगातार कारण पूछे जा रहे हैं कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं बीजेपी के बहुमत के आंकड़े को ना छू पाने के। जा रहे शाम को 7 बजे शपथ ले रहे हैं, पूर्ण बहुमत में कैसे नहीं है भाई? अगर बात की जाए, देखिए जीत की तो एनडीए की जीत हुई है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी की ओर से यह नारा दिया था 400 पार होने का, लेकिन बीजेपी अपने उस नारे पर काबिज नहीं हो पाई। अपने देखते हैं तो बड़ा सपना देखना बुरा है क्या? 400 पार के बारे में सोचना बुरा है क्या? और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी सीट अकेले दम पे आई है और एनडीए हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे, अलग से नहीं उनको बुलाया गया है। अगर बात सपने देखने की हो रही तो इसका मतलब विपक्ष द्वारा जो लगातार बयान दिया जा रहा था राहुल गांधी को लेकर, मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, तमाम इस तरह के बयान जो विपक्ष को लेकर दिए जा रहे थे, क्या समझा जाए वो बीजेपी पर भी उतने ही लागू होते हैं? देखने के लिए कोई क्या कर सकता है? ये सपना सारे ही देख रहे हैं, इनके जितने गठबंधन वाले हैं सब सोच रहे हैं हम शायद प्रधानमंत्री, तो इन्हें यही नहीं पता कि इनके यहाँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भाई हमारे यहाँ तो सबको पता था, पूरे देश को पता था कि नरेंद्र भाई मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये गठबंधन वालों को तो यही नहीं पता है, सब आपस में लड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जिसको ये न पता हो कि हमारे घर का मुखिया कौन है, वो देश कैसे चलाएगा भाई? वही अनीता जी, अगर देखिए बात की जाए सीटों के घटने को लेकर, तो बीजेपी की इस बार देखा गया है, खाली अगर बीजेपी की बात की जाए, इंडिविजुअल बीजेपी पार्टी की बात की जाए, तो सीटें घटी हैं और उत्तर प्रदेश में घटी हैं, जहां पर लगातार ये माना जा रहा था कि यहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल होगा, प्रचंड जीत हासिल करेगी बीजेपी। तो क्या कारण हो सकते हैं जो बीजेपी की सीट उत्तर प्रदेश में ही घटी है? देखिए उत्तर प्रदेश में सीटें ये सब लोग मिलके लड़े, कांग्रेस को तो कहीं पर कार्यकर्ता न मिलता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनाव मिलके लड़े, उसका परिणाम था कि ये दोनों सब मिलके लड़े, जिस कारण से हम लोगों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन पीछे रहा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, अगर माननीय अखिलेश यादव जी इनके साथ न होते तो कहीं पे एक कार्यकर्ता हो रही है, प्रचार प्रसार की हो रही है, तो चुनाव से पहले लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी चुनावी प्रचार प्रसार में काफी जोरों शोरों से अपनी अहम भूमिका निभाती नजर आ रही थी। कई बड़े जो स्टार प्रचारक जो थे, कई बीजेपी के बड़े चेहरे जो थे, वो स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए थे। तो ऐसे में क्या कुछ कमी रह गई? फिर प्रचार प्रदर्शन ही क्या सिर्फ यही एक कमी है जिसकी वजह से बीजेपी का वोट बैंक घटा है? नहीं, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी भोली भाली है, इनको गुमराह करने में, संविधान को दिखाकर और इस तरीके का काफी चीजें थी। देखिए शीर्ष नेतृत्व का मामला है, प्रदेश नेतृत्व का मामला, अब इससे देखेगी कि क्या कहाँ से कमी रह गई थी, उस पर जो कमी रह गई होगी उसको ठीक किया जाएगा। तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि सरकार हमारी बन रही है, जो कमियां रह गई होंगी जिसका उसकी समीक्षा हो रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व देखेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ से चूक हुई, कहाँ से कमियां रह गई थी, जो इन लोगों ने गुमराह किया था, उसके बारे में हम लोग पहुंचाएंगे किस तरीके से चुनाव का प्रदर्शन हमारा क्यों पीछे हुआ, कैसे हुआ, वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह गई होंगी। जैसा कि आप देखिए जवाब सुन ही रहे हैं अनीता जी का। अशोक जी, लगातार अनीता जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी भोली भाली है और जनता को गुमराह करने का काम विपक्ष ने किया है। क्या लगता है जो विपक्ष इस बार बड़ी मजबूती के साथ नजर आ रहा है, क्या कुछ उसकी रणनीति हो सकती है? किन मुद्दों के चलते इस बार विपक्ष की इतनी अहम भागीदारी देखी गई है, बढ़ते वोट बैंक को देखा गया है? क्या वाकई समाजवादी पार्टी ने जनता को गुमराह करने का काम किया है? देखिए वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश की जनता जो है बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता स्वाभिमानी है, स्वाभिमान रखती है अपना, और जो है स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से मोदी जी ने समझ लिया था, 2014 में इनको समर्थन दिया, 2019 में भी इनको 5 साल का मौका दे दिया।
क्यों दे दिया? उसको लगता था कि मोदी जी देश का सही मायने में विकास करेंगे, सभी का कल्याण करेंगे, छोटे बड़े सबका उद्धार करेंगे। गरीब परिवार से आते हैं और ये गरीबों का ध्यान देंगे, मध्यम वर्ग का ध्यान देंगे। आज इनके प्रधानमंत्री बनने से मध्यम वर्ग का बहुत विकास हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आज लोगों को लगता था डॉलर के बराबर रुपए तो वहीं अनीता जी, जैसा कि आपने देखा कि लगातार अशोक जी कहते आ रहे हैं विकास के मुद्दों को लेकर इस बार जनता ने वोट दिया है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम इन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट दिया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने विकास से जुड़े मुद्दों पर काम किया नहीं, इसलिए बीजेपी का इस बार वोट बैंक घटा है। और समाजवादी पार्टी कहीं, अब समूचे इंडिया गठबंधन की बात की जाए, इस बार समूचे इंडिया गठबंधन का वोट बैंक बड़ा है। उसके पीछे विकास का जो एक मुद्दा है, बेरोजगारी हो, तमाम महंगाई हो, इस तरह के मुद्दे जो हैं वो अहम रोल निभाते नजर आए हैं। तो क्या वाकई बीजेपी के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है? आप भी ये मानती हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, बूथ से लेकर राष्ट्र तक के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं। और जिस कारण पूरा देश आज हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार, एनडीए के सहयोग से सरकार बनाने जा रही है और हम लोग उसका स्वागत करने जा रहे हैं, ढोल मजीरा पटाखे से स्वागत करने जा रहे हैं। तो आज बहुत ज्यादा हम लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो और हम अपने विपक्षी अशोक जी भाई साहब को भी मिठाई खिलाएंगे अभी 7 बजे शपथ होने के बाद। अब ये तो देखिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार देखा यही जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेने जा रही है, जो कि देश के लिए एक उत्साह की बात है। लेकिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आपका भी, और अशोक जी आपका भी। तो लगातार जिस तरह से देखिए देखा जा रहा है, शाम 7:15 पर आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें शिरकत करने के लिए कई दूसरे देश के भी जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे इस देश में पहुंचेंगे और साथ ही साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और कई ऐसे अन्य जो नेता हैं वो भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अब देश को कुल मिलाकर जो इंतजार है वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार है नए मंत्रिमंडल का। देखने वाली बात होगी कि इस मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह मिलती है।